गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नर जनन तंत्र का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किसके बारे में, प्राथमिक जनन के बारे में डिस्कस किया था, प्रसरण के बारे में। किसके बारे में? प्रसरण के बारे में। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द्वितीय जनन अंगों के बारे में या सहायक जनन अंगों के बारे में। सहायक जनन वे अंग होते हैं जो प्राथमिक जननांगों में युग्मकों का निर्माण होता है, उन युग्मकों को बाहर ले जाने का काम करते हैं, मतलब तो मार्ग प्रदान करते हैं और निषेचन में सहायता करते हैं। क्या करते हैं बेटा? निषेचन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो पहला अंग आता है हमारा अधिवृषण। क्या आता है बेटा? अधिवृषण। अधिवृषण एपिडिडाइमस। देखो बेटा, अधिवृषण में मैंने आपको क्या बताया था, इधर देखो ये वृषण है। क्या बेटा? वृषण। इधर देखो आप, यहाँ पे ये वृषण है और ये वृषण के दो कोष्ठ हैं। इस पीछे वाले कोष्ठ से क्या निकलती है? 15 से 20 अपवाही नलिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती है बेटा? अपवाही नलिकाएं, जिन्हें क्या बोलते हैं? बासा एफ्रेंसिया। क्या बेटा? बासा एफ्रेंसिया। और ये बासा एफ्रेंसिया कैसे? 6 मीटर लंबे, अति कुंडलित। क्या बेटा? अति कुंडलित, कोमाकार आकृति में खुलती हैं। ये अपवाही नलिका किस में खुलती है? एक 6 मीटर लंबे अति कुंडलित कोमाकार अंग में खुलती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अधिवृषण। जिसे क्या बोलते हैं बेटा? अधिवृषण। ठीक है, ये अधिवृषण होता क्या है? ये यहां होता है अधिवृषण, ये वाला अधिवृषण है, मतलब वृषण की पृष्ठ सतह पर होता है। अधिवृषण कहां होता है? वृषण की पृष्ठ सतह पर। कहां होता है बेटा? वृषण की पृष्ठ सतह पर। तो दोबारा सुनो कि इस पीछे वाले कक्ष से, वृषण के पश्च कक्ष से या पोस्टीरियर लोब से क्या निकलती है? 15 से 20 अपवाही नलिकाएं निकलती हैं, जैसे कहते हैं बासा एफ्रेंसिया। और ये बासा एफ्रेंसिया किसमें खुलती है? एक 6 मीटर लंबे अति कुंडलित कोमाकार आकृति के अंग में खुलती है, जिसे क्या बोलते हैं? अधिवृषण। क्या बोलते हैं बेटा? अधिवृषण। और ये अधिवृषण क्या होता है? वृषण की पश्च सतह पर होता है, पृष्ठ सतह से लगा हुआ होता है। क्या होता है बेटा? पृष्ठ सतह से लगा हुआ होता है। अब देखो बेटा, ये वृषण जो, ये अधिवृषण जो होता है ना, इसके 3 भाग होते हैं। अधिवृषण के क्या होते हैं? 3 भाग। ये अपना वृषण हो गया और यहाँ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना दी हमने। और यहाँ से हमने इस प्रकार की नलिकाएं ओपन कर दी। जो ऊपर नीचे दिखाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो देखो बेटा, ये अधिवृषण जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। अधिवृषण के क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं कैपट। क्या बोलते हैं? कैपट। कैपट अधिवृषण। ठीक है, और जो बीच वाला होता है उसे बोलते हैं कार्पस। और जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं कोडा। क्या बोलते हैं बेटा? कोडा। कोडा अधिवृषण। तो क्या हो गया? कैपट, कार्पस और कोडा। बात समझ में आई है? ये कैपट वाला भाग होता है। ये कैपट, ये क्या होता है? शीर्ष भाग है, ऊपरी भाग है। क्या बेटा? ये ऊपरी भाग है। दूसरी बात क्या होता है? ये सबसे अधिक चौड़ा और अति कुंडलित होता है, सबसे अधिक कुंडलित होता है। ये क्या होता है? कैपट वाला भाग चौड़ा एवं अति कुंडलित, सबसे अधिक कुंडलित होता है। क्या होता है बेटा? सबसे अधिक कुंडलित होता है कैपट। नेक्स्ट आता है कार्पस। ये क्या होता है? मध्य भाग होता है।
ये अधिवृषण का क्या होता है बेटा, मध्य भाग। ठीक है। और नेक्स्ट होता है कोड़ा, इसे पुच्छीय अधिवृषण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे, पुच्छीय अधिवृषण। ठीक है। और ये क्या होता है, ये सकरा एवं कम कुंडलित होता है। सकरा होता है और कम कुंडलित होता है। देखो बेटा, इस कैपेट वाले भाग को, इस कैपेट अधिवृषण को क्या बोलते हैं, मेजर ग्लोबस। क्या बोलते हैं, मेजर ग्लोबस। और कोड़ा वाले भाग को क्या बोलते हैं, माइनर ग्लोबस। क्या बोलते हैं बेटा, माइनर ग्लोबस। चौड़े वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेजर ग्लोबस या ग्लोबस मेजर। इसको बोलते हैं ग्लोबस मेजर, इसे बोलते हैं ग्लोबस माइनर, इस वाले भाग को। मेरी बात क्लियर है, एक बार दोबारा सुन लो। ये हमारा वृषण है, वृषण से अपवाही नलिका निकलती है जो अधिवृषण में होती है। अधिवृषण कैसा है, कोमाकार, अतिकुंडलित, 6 मीटर लंबी संरचना है। ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग होता है सिर्फ कैपेट अधिवृषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेट अधिवृषण कहते हैं। ये चौड़ा होता है, सबसे कुंडलित होता है। ठीक है। और इसे और क्या बोलते हैं, ग्लोबस मेजर। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोबस मेजर। कार्पस वाला भाग, ये मध्य भाग है, ये अधिवृषण का क्या है, मध्य भाग। जो नीचे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं कोड़ा एपिडिडाइमस, कोड़ा अधिवृषण। ये सबसे निचला भाग है, इसके पुच्छीय अधिवृषण भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसे, ग्लोबस माइनर। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोबस माइनर। ये सकरा होता है और क्या होता है, कम कुंडलित होता है। सकरा होता है और कम कुंडलित होता है। अब देखो भाई साहब, ये जो पुच्छीय अधिवृषण है, ये क्या होता है, ये नीचे आगे क्या होता है, सीधा होके एक पेशीय नलिका में खुलता है। सीधा होके एक मोटी पेशीय नलिका में खुलता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं बेटा, शुक्रवाहिनी। देखो आप, ये अधिवृषण हो गया और ये अधिवृषण किसमें, एक मोटी पेशीय नलिका में खुल रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। भाषा डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, भाषा डिफरेंस। ठीक है। अब आता है कि इस अधिवृषण के कार्य क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। अधिवृषण के कार्य क्या है, तो देखो बेटा, अधिवृषण के 3 कार्य हैं मैंने। क्या क्या कार्य है, एक तो यहां शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है। फर्स्ट क्या होता है, शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है। कितने दिन के लिए हो सकता है, मैक्सिमम 1 महीने के लिए। मैक्सिमम कितना, अधिकतम 1 महीने के लिए। ठीक है बेटा। एक तो क्या होता है, शुक्राणुओं का क्या होता है, अस्थायी संग्रहण होता है। दूसरा क्या होता है, शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन होता है। शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन इंपॉर्टेंट है ये। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। थर्ड क्या होता है बेटा, यहां शुक्राणुओं का डीकैपिसिटेशन होता है। क्या होता है बेटा, डीकैपिसिटेशन। देखो समझने की कोशिश करना क्या होता है। यहां क्या होता है, शुक्राणुओं का डीकैपिसिटेशन होता है। देखो ना, कैपेसिटेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है योगतार्जन। कैपेसिटेशन के बाद ही क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु को भेज सकता है। कैपेसिटेशन बोल रहा हूं, बात समझ में आई। मतलब कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है उसकी गति बढ़ जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है।
ठीक है। पर यहाँ क्या हो रहा है, डीकैपेसिटेशन। कहने का मतलब एक तरह से कि इसकी जो गति है उसका संदमन हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, डीकैपेसिटेशन क्यों जरूरी है। देखो बेटा, यहाँ यदि शुक्राणु बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया, मतलब मेल के अंदर है नर के अंदर, यदि यहाँ शुक्राणु बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया तो यहीं पे ये अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, यहाँ पे ये अपनी एनर्जी लॉस कर देगा। तो फीमेल के अंदर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना ये। इसका मेन काम क्या होता है, अंडे को निषेचित करना। कब करेगा, जब इसमें एनर्जी होगी, इसमें हाई एनर्जी होगी, इसकी गति हाई होगी, विग्रस गति होगी, बहुत तेज गति होगी। पर क्या होगा, जब इसकी गति नर में ही ज्यादा है, नर में ही बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होगा, अपनी एनर्जी लॉस कर देगा। ठीक है। तो इस एनर्जी को कम करने के लिए, एनर्जी मतलब इस एनर्जी को संरक्षित करने के लिए और उसकी गति को कम करने के लिए, मतलब गति कम होगी तो एनर्जी संरक्षित होगी, तो एनर्जी संरक्षित करने के लिए क्या होता है, डीकैपेसिटेशन होता है। क्या होता है बेटा, डीकैपेसिटेशन। तो कैसे होता है देखो, ये अधिवेशन द्वारा ना बेटा, अधिवेशन द्वारा कुछ संदमनकारी प्रोटीन का स्राव होता है। कुछ संदमनकारी प्रोटीन का क्या होता है, स्राव होता है। बात समझ गई। और ये संदमनकारी प्रोटीन क्या होती है, इस शुक्राणु की क्रिया को संदमित कर देती हैं। क्या करती है, ये शुक्राणु की क्रिया को संदमित कर देती है, या गति को कह सकते हैं, गति को संदमित कर देती है, गति को संदमित कर देती है, जिससे क्या होगा, ऊर्जा का संरक्षण होता है। क्या होता है बेटा, ऊर्जा का संरक्षण होता है। दूसरा क्या करता है, ये अधिवेशन जो होता है ना बेटा, अधिवेशन, ये शुक्राणु का जो हेड होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। देखो ये शुक्राणु है, इस प्रकार शुक्राणु है, आप ये मानो, ये शुक्राणु के हेड के ऊपर एक टोपी से संरचना होती है, इसे बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, एक्रोसोम। तो ये क्या कर रहा है, ये अधिवेशन शुक्राणु के हेड मीन्स एक्रोसोम, एक्रोसोम पर कोलेस्ट्रॉल की परत जमा देता है, कोलेस्ट्रॉल की परत जमा देता है। और बेटा ये कोलेस्ट्रॉल की परत क्या होती है, इस एक्रोसोम को क्या करती है, इस एक्रोसोम की क्या करती है, सुरक्षा करती है। एक्रोसोम की क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने यहां से जो संदमनकारी प्रोटीन निकली, उन्होंने क्या है, शुक्राणु की गति को संदमित कर दिया, तो ये फिर ये संदमन हो गया, तो फिर वो अंडे को कैसे भेज पाएगा, फर्टिलाइजेशन कैसे कर पाएगा। तो बेटा क्या होता है कि ये शुक्राणु जब मादा की जनन वाहिनी में पहुंचते हैं, सहवास के बाद क्या होगा, नर अपने बीजे को मादा की योनि के अंदर छोड़ेगा। तो क्या होगा, जब ये शुक्राणु मादा के अंदर पहुंचेंगे तो मां क्या होगा, ये जो संदमनकारी प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, ये हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। मेरी बात समझ में आई। तो डीकैपेसिटेशन कहां हो रहा है, अधिवेशन के अंदर। कहां हो रहा है, अधिवेशन के अंदर, मानव की बात कर रहा हूं। और कैपेसिटेशन कहां हो रहा है, मादा की जनन वाहिनी में, मादा की जनन वाहिनी में। मेरी बात समझ में आई। तो ये हुआ आपका अधिवेशन। क्या हुआ बेटा, अधिवेशन। मेरी बात समझ में आई। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो, ये अधिवेशन होता है ना बेटा, अधिवेशन और शुक्रवाहिनी दोनों की बात सुन लो। अधिवेशन और शुक्रवाहिनी में क्या पाए जाते हैं, स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्टीरियोसीलिया। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये अधिवेशन और शुक्रवाहिनी में अधिवेशन एवं शुक्रवाहिनी
इसकी जो आंतरिक सतह होती है, इसकी जो आंतरिक सतह होती है उस पर क्या पाए जाते हैं? स्टीरियोसीलिया। क्या पाए जाते हैं बेटा? स्टीरियोसीलिया। ये स्टीरियोसीलिया पर क्या होते हैं? तो हार्ड होते हैं, दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दृढ़ होते हैं। और कैसे होते हैं? ग्रंथिल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? दृढ़ होते हैं और ग्रंथिल होते हैं। कौन? ये स्टीरियोसीलिया। और ये क्या करते हैं? सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। क्या बेटा? सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। आपने 11th में जब एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा, जंतु तक, तो आपको स्टीरियोसीलिया आपने पढ़ा होगा। बात सुन लो, अधिवेशन और शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी इज वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस। इसकी आंतरिक सतह पर क्या पाई जाती है? स्टीरियोसीलिया, जो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। और कैसे होते हैं? ग्रंथिल होते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है, या इस प्रकार की, एग्जैक्टली तो इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की संरचना होती है। और ये क्या करते हैं? ये हार्ड होते हैं, ग्रंथिल होते हैं और सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। यहीं पे क्या हो? पॉइंट सुनो, जो ये वासा एफ्रेंसिया है, ये अपवाही धमनी, सॉरी अपवाही नलिका, अपवाही नलिका, वासा एफ्रेंसिया, ठीक है बेटा। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें सीलिया पाए जाते हैं। इसकी आंतरिक सतह पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया। इनकी पे क्या पाए जाते हैं? स्टीरियोसीलिया। इसकी पे क्या पाए जाते हैं? सीलिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, कि वासा एफ्रेंसिया, अपवाही नलिका पर तो क्या पाए जाते हैं? आंतरिक सतह पर सीलिया। और ये सीलिया क्या करते हैं? शुक्राणु को आगे धकेलने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? आगे धकेलने का काम करते हैं। और अधिवेशन और शुक्रवाहिनी की सतह पर क्या पाए जाते हैं? स्टीरियोसीलिया। क्या बेटा? स्टीरियोसीलिया, जो कहते हैं हार्ड, सख्त होते हैं, दृढ़ होते हैं, ग्रंथिल होते हैं और सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में एक ये आ रहा होगा कि सर यहां से और ये शुक्राणु इतना ऊपर चढ़ रहे हैं, तो यहाँ सीढ़ियां नहीं होंगे तो कैसे चढ़ेंगे? तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक होगी। नेक्स्ट आती है शुक्रवाहिनी। क्या आती है बेटा? शुक्रवाहिनी, वासा, वास डिफेंस। देखो बेटा, शुक्रवाहिनी का देखो पुच्छीय अधिवेशन, पुच्छीय अधिवेशन यहां से सीधा होकर एक मासल या एक पेशीय मोटी नलिका में खुलता है। एक पेशीय मोटी नलिका में खुलता है, जिसे क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं बेटा? शुक्रवाहिनी। मेरी बात क्लियर है? अब देखो बेटा, ये शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी वृषण के पीछे है। ओके, शुक्रवाहिनी वृषण के पीछे होके, ठीक है, और स्पर्मेटिक कोड के बाई थ्रू। क्या बेटा? शुक्रवाहिनी वृषण के पीछे से स्पर्मेटिक कोड से होती हुई कहां पाई जाती? कहां चढ़ती है? उदर गुहा में चढ़ती है। कहां चढ़ती है बेटा? उदर गुहा में। यहां देखो दोबारा, यहां से वृषण के पीछे हो रहा है, ये वृषण के पीछे से ये शुक्रवाहिनी स्पर्मेटिक कोड से होती हुई, ये स्पर्मेटिक कोड है एक तरह से, ये स्पर्मेटिक कोड से होती हुई कहां ऊपर की ओर चढ़ती है? किसमें? उदर गुहा में। किसमें आ जाती है? ये उदर गुहा में। बात समझ में आई? और उदर गुहा में पहुंचकर ये दोनों तरफ से चढ़ रही है, एक इधर अधिवेशन, एक इस वृषण से और एक इधर वृषण से। और उदर गुहा में पहुंचकर ये क्या होती है? मूत्र वाहिनी पे लूप बनाती है। मूत्र वाहिनी पे लूप बनाती है। लूप बनाकर क्या करती है? ये मूत्राशय के आधार पर आकर, क्या बेटा? मूत्राशय के आधार पर आकर फूल जाती है। और इस फूली हुई जगह को क्या बोलते हैं? एम्पुला। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पुला।
और फूलकर ये किसमें आगे जाके, फूल के आगे आगे किसमें खुलती है? प्रोस्टेट ग्रंथि में। किसमें बेटा? प्रोस्टेट ग्रंथि। मेरी बात समझ में आई? दोबारा सुनो। प्रत्येक वृषण से क्या होता है? ये पुच्छी आदि वृषण है, ये सीधा होकर एक मांसल या एक पेशी है, मोटी नलिका में खुलता है, जिसे क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी वृषण के पीछे से स्पर्मेटिक कोट से होती हुई कहां चढ़ती है? उदर गुहा में। नीचे से कहां चढ़ रही है? उदर गुहा में। बात समझ में आई? और उदर गुहा में चढ़कर क्या होती है? मूत्रवाहिनी के चारों क्या बनाती है? एक लूप बनाती है, मतलब मूत्रवाहिनी पे एक तरह से टंग जाती है। ऐसे आई, ये मान लो मूत्रवाहिनी, तो इस पे से ऐसे टंग जाती है, मतलब ऐसे अपन कपड़ा टांगते हैं, ऐसे टंग जाती है। और मूत्रवाहिनी पर टंगकर क्या होती है? ये मूत्राशय के आधार पर आकर फूल जाती है। मूत्राशय के आधार पर आके, थोड़ा नीचे होता है ये एम्पुला, मूत्राशय के आधार पर आके फूल जाती है, और इस फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं? एम्पुला। ठीक है। फूल कर उसके बाद ये कहां होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड में। किसमें बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो बेटा, ये एम्पुला होता है ना, एम्पुला, कुछ कुछ कहती है एम्पुला के अंदर, कुछ कुछ होती है एम्पुला के पास। एम्पुला के पास क्या होती है? शुक्राशय की नलिका होती है इसमें। एम्पुला के पास क्या होती है? शुक्राशय की नलिका। ये क्या? शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। क्या बेटा? शुक्राशय की नलिका खुलती है किसमें? इस शुक्रवाहिनी में। ठीक है। अब क्या हो गया? देखो यहां पे ये है शुक्रवाहिनी, यहां तो क्या है? ये शुक्रवाहिनी। मेरी बात समझ में आई? और इसमें क्या खुल गई? ये शुक्राशय की वाहिनी भी खुल गई। तो यहाँ ये दोनों मिक्स हो गई, नहीं हो गई? शुक्रवाहिनी और शुक्राशय की वाहिनी, ये जब दोनों मिक्स हो जाती तो इसे क्या बोलते हैं? स्खलन नलिका। क्या बोलते हैं? स्खलन नलिका। मतलब एजैकुलेटरी डक्ट। क्या बेटा? एजैकुलेटरी डक्ट। तो आप क्या कहोगे भैया कि प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या खुल रही है? एजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका। मेरी बात समझ में आई? यहां लिख रहा हूं स्खलन नलिका क्या होती है। स्खलन नलिका भी एक तो शुक्रवाहिनी, और ये क्या हुई? शुक्राशय की नलिका। क्या बेटा? शुक्राशय की नलिका। मेरी बात समझ में? तो क्वेश्चन जनरली एक पूछा जाता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या खुलती है? शुक्रवाहिनी, स्खलन नलिका, या फिर और कुछ दे देता है तो क्या खुलती है? स्खलन नलिका। शुक्रवाहिनी नहीं, स्खलन नलिका, वो समझाने के लिए बोला था। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, ये शुक्रवाहिनी खुल गई प्रोस्टेट ग्रंथि में। ठीक है। अब क्या होता है? ये जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी, देखो शुक्रवाहिनी के बारे में देखते हैं, इसकी क्या होती है। ये शुक्रवाहिनी जो होती है, ये 3 स्तरों की बनी होती है। ये किसकी? 3 स्तरों की बनी होती है। कौन कौन से स्तर होते हैं? देखो 3 स्तरों की बनी होती है। एक तो था बाह्य स्तर। ये बाह्य स्तर किसका होता है? संयोजी ऊतक का। किसका बना होता है बेटा? संयोजी ऊतक का। ठीक है। मध्य स्तर, मध्य स्तर क्या होता है? स्मूथ मसल्स का बना होता है, अरेखित पेशियों का। मध्य स्तर अरेखित पेशियों का बना। अरेखित पेशियां मतलब स्मूथ मसल्स का बना। देखो बेटा, इस मध्य स्तर में जो अरेखित पेशियां होती है ना, अरेखित पेशियां, जो अरेखित पेशियां या अरेखित पेशी तंतु, वो 3 लेयर की फॉर्म में होते हैं, 3 परतों की फॉर्म में होते हैं। देखो जैसे एक परत ये, एक परत ये और एक परत ये, इसे क्या बोलेंगे? मध्य स्तर।
बाह्य स्तर, ये वाला और ये वाला दोनों बाहर के स्तर हैं। ये किसके होते हैं? लंबवत पेशी तंतु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लंबवत पेशी तंतु के। और ये बीच वाला क्या होता है? वर्तुल पेशी तंतु का बना होता है। इसका बेटा वर्तुल पेशी तंतु का। और ये दोनों किसके बने होते हैं बेटा? ये वाले, ये लंबवत पेशी तंतु, ये भी लंबवत पेशी तंतु और ये भी लंबवत पेशी तंतु। क्या बेटा? लंबवत पेशी तंतु। मेरी बात समझ में आई? बाह्य स्तर किसका होता है? संयोजी ऊतक का। एक्चुअली पेरिटोनियम होती है एक तरह से। मध्य स्तर किसका होता है? अरेखित पेशियों का या स्मूथ मसल्स का। अनैच्छिक होती है ये, ठीक है। ये मध्य स्तर होता है ना, इसमें जो पेशी तंतु होते हैं वो 3 परतों के रूप में होते हैं। बाह्य परत लंबवत पेशी तंतु की बनी होती है, मध्य परत सर्कुलर मतलब वर्तुल गोल पेशी तंतु की बनी होती है, और जो आंतरिक परत होती है पेशी तंतु की वो कैसी होती है? लंबवत पेशी तंतु की बनी होती है। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट आता है इसका आंतरिक स्तर। देखो बेटा, आंतरिक स्तर जो होता है आवासी स्तरित स्तंभाकार उपकला का बना होता है। किसका बेटा? आवासी स्तरित स्तंभाकार उपकला का। आवासी स्तरित स्तंभाकार उपकला। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्या बेटा? सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। बात समझ में आई? इसका आवासी स्तरित स्तंभाकार उपकला का बना होता है, ठीक है। देखो बेटा, ये आवासी स्तरित स्तंभाकार उपकला होती है ना, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो उपकला होती है ग्रंथिल नेचर की होती है, ग्लैंडुलर नेचर की होती है। ये क्या होती है? ग्लैंडुलर, ग्रंथिल नेचर की होती है, ग्रंथिल प्रकृति की होती है, ठीक है। और ये कुछ क्षारीय पदार्थों का स्राव करती है। किसका पदार्थ का स्राव करती है? क्षारीय पदार्थों का। और ये क्षारीय पदार्थ क्या करते हैं? जो स्पर्म होता है ना, उसको क्या कहते हैं? चिकनाहट उत्पन्न कराते हैं, मतलब स्नेह के रूप में कार्य करता है। इससे जो पदार्थ स्रावित होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? स्नेह की तरह, जिससे कि ये जो शुक्राणु ऊपर आराम से चढ़ सके, शुक्राणु ऊपर आराम से चढ़ सके। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? दोबारा सुन लो। आंतरिक स्तर किसका होता है? आवासी स्तरित स्तंभाकार उपकला का, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है बेटा। और ये सेल जो होती है वो कहते हैं ग्रंथिल नेचर की होती है, ग्रंथिल प्रकृति की होती है। और ये क्या करती हैं? एक तरल पदार्थ स्रावित करती है, क्षारीय तरल, जो किसकी तरह कार्य करता है? स्नेह, लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है, जिससे कि स्पर्म जो शुक्राणु को आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं, मतलब तो चिकना रास्ता प्रदान करती है। मेरी बात समझ में आई? अब देखो, शुक्राणु यहां से और यहां तक कैसे चढ़ेंगे? भाई इसमें सीलिया तो है नहीं है, सीलिया तो है नहीं है, तो क्या होता है बेटा? जो ये मध्य स्तर है, मध्य स्तर, ये मध्य स्तर, इसमें क्या होता है? पल्सेशन होता है, क्रमाकुंचन होता है। क्या होता है बेटा? क्रमाकुंचन, पल्सेशन कहते हैं उसे। इंग्लिश में क्या होता है? पल्सेशन, क्रमाकुंचन। और इस क्रमाकुंचन की गति के कारण क्या होता है? शुक्राणु ऊपर की ओर चढ़ते हैं। शुक्राणु किसकी ओर चढ़ते हैं? ऊपर की ओर चढ़ते हैं। सीलिया तो होती ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या होते हैं? स्टीरियोसीलिया। बात समझ में आई? दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मध्य स्तर है, जो अरेखित पेशी तंतु या चिकनी पेशी तंतुओं का बना होता है, इनमें क्या होता है? क्रमाकुंचन की गति होती है, इस प्रकार पल्सेशन होता है। और पल्सेशन के कारण शुक्राणु क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ते हैं। मेरी बात समझ में? एक क्वेश्चन आता है, देखो कैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है, राजस्थान बोर्ड में भी आता है। यदि शुक्रवाहिनी को काटकर रबर की नलिका लगा दी जाए तो क्या होगा? यदि शुक्रवाहिनी को काटकर रबर की नलिका लगा दी जाए तो क्या होगा? यदि बेटा रबर की नलिका लगा दी जाएगी, मान लो यहां से शुक्रवाहिनी काट दी, ये शुक्रवाहिनी काट दी, और यहां हमने क्या लगा दी? रबर की नलिका लगा दी, रबर की नलिका।
रबर नलिका। अब देखो बेटा, यदि रबर की नलिका आपने लगा दी तो शुक्राणु ऊपर चढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो थर्माकुंचन होगा ही नहीं भाई, यहाँ तक तो हो रहा है और जिसके ऊपर हो रहा है पर यहाँ तो हो ही नहीं रहा, तो शुक्राणु ऊपर चढ़ेंगे नहीं। और शुक्राणु ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो क्या निषेचन की क्रिया होगी? नहीं होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई है? नहीं, ये क्वेश्चन आता है जनरली 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। हमें क्या लिखना है? यदि शुक्र वाहिनी को काटकर रबर की नलिका लगा दी जाए तो शुक्राणु ऊपर नहीं चढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्रमाकुंचन की गति या क्रमाकुंचन पल्सेशन नहीं होगा, पल्सेशन नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है ना बेटा? ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो बेटा, यदि इस शुक्र वाहिनी को काट दिया जाए, इसे हटा देता हूं रबर की नलिका, और सिंपल वो लगा देते हैं। देखो बेटा, इस शुक्र वाहिनी को काट कर, इस शुक्र वाहिनी को ऐसे काट कर और मोड़ कर बांध दिया जाए, जो मोड़ दी जाए इधर की भी और उधर की भी, दोनों तरफ की, ऐसे ये मोड़कर बांध दी जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? नसबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी। नर में नसबंदी। तो देखो, यदि शुक्र वाहिनी को काट कर बांध दिया जाए तो इसे क्या बोलेंगे? वैसेक्टोमी। क्या बोलेंगे बेटा? वैसेक्टोमी। क्या बोलेंगे बच्चा? वैसेक्टोमी। नर नसबंदी, नर नसबंदी। अब देखो बेटा, क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है कि नर नसबंदी के बाद क्या होगा? नर नसबंदी के बाद क्या होगा? तो देखो, नसबंदी के बाद, नर नसबंदी के बाद क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। दूसरा बात, जो वीर्य निकलेगा उसमें शुक्राणु उपस्थित नहीं होंगे। देखो, जब शुक्राणु यहां बन रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं, मेरी बात समझो, यहां तो बन रहे हैं और यहां निकल रहे हैं, और ये किसके? यहां से बन के कहां गए? ऐसे तो आए रहे यहां पे। जब यहां पे काट ही दिया तो शुक्राणु होंगे नहीं, तो वीर्य तो होगा, क्योंकि इनका मैं बताऊंगा भी कि भाई प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, कॉपर्स ग्लैंड का स्राव, शुक्राशय का स्राव, ये भी तो वीर्य के भाग हैं, तो ये तो निकलेंगे पर शुक्राणु नहीं होंगे। तो वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित होंगे। वीर्य में सीमन, सीमन में शुक्राणु अनुपस्थित। नेक्स्ट, तीसरा इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, यदि मान लो किसी की वैसेक्टोमी करी, किसी की वैसेक्टोमी करी, यदि वो दंपत्ति 1 महीने बाद, 1 महीने बाद सहवास करती है, 1 महीने बाद सहवास करती है, मतलब सेक्स करती है, तो वो लेडी जिसके साथ हो रहा है वो लेडी मतलब गर्भवती नहीं होगी 1 महीने बाद। उससे पहले हो सकती है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे स्पर्म हो सकता है यहाँ पे स्पर्म हो। तो सुने, यदि दंपत्ति, यदि कपल 1 माह बाद, 1 महीने बाद सहवास करे, क्रिया करे, तो गर्भधारण की उम्मीद या गर्भधारण के चांस होंगे ना 0% होंगे। गर्भधारण के चांस कितने होंगे? 0%। मेरी बात समझ में आ गई है? नहीं आ गई? क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? शुक्र वाहिनी। क्या हो गया बेटा? शुक्र वाहिनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपन का शुक्राशय। नेक्स्ट आता है